तियानसू डिस्ट्रिक्ट डाजिया में नानफेंग मिडिल क्लास एकेडमी में एक बैटल चल रही होती है, जहाँ पे दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ली लियो को चीयर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ली लियो तुम ये कर सकते हो, उस कमीने से मत हारना। तो ये देखते हुए उनमें से एक लड़का कह रहा होता है, ये कितना ज्यादा बेकार है, इन सारी लड़कियों की नजर सिर्फ उस पर ही रहती है। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, ली लियो। सारी की सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हो रही होती है। दूसरी तरफ उसका जो ओपोनेंट होता है वो झाओ कुओ होता है। ये देखते हुए वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है। वो काफी तेजी के साथ उसके करीब बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इजीली जाने नहीं दूंगा, आज तुम बच नहीं सकते। ये कहते ही उस पर अटैक करता है, लेकिन ली उसे इजीली डॉज कर लेता है। ये देखते ही उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, ये तो द शैलो फुट वर्क है, ये एक लो लेवल की स्किल हो सकती है, लेकिन शायद ही कोई इसे ऐसे प्रोफिशिएंटली यूज कर पाए। और हाँ, उसके स्वाड उसमें एक जबरदस्त फ्लैश है। नानफेंग एकेडमी का सबसे मोस्ट स्किल्ड स्टूडेंट जरूर यही होगा। ऐसा लगता है कि झाओ को मुसीबत में है। हम देखते हैं ली झाओ पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए झाओ अपनी माना को या फिर क्यूआई को एक्टिवेट करता है। ये देखते हुए सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं, ऐसा लगता है कि झाओ को वो सीरियस है, अब लगता है ये फाइट में और भी ज्यादा मजा आएगा। झाओ को अपनी 5th स्टैंडर्ड सिल्वर बियर मैनिफेस्टेशन का यूज करता है और ली पर अटैक करता है। इसी के साथ वो उसका स्वाड तोड़ देता है, जो कि देखते हुए ली कहता है, ठीक है झाओ वो तुम जीत चुके हो। ये देखते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, जैसा कि मैंने कहा था, दिखावट की ताकत कोई भी काम की नहीं है। तो दूसरी लड़की कह रही होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो साफ साफ देखा था कि ली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तो डेफिनेटली झाओ को से बेटर था, लेकिन आखिर वो उसकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से कैसे हार गया। तो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, भले ही इंटेलिजेंस और टैलेंट कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन ना हो तो ये सच में काफी ज्यादा बेकार है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस मैनिफेस्टेशन आर्ट में कितने अच्छे हो। तो और एक बंदा कह रहा होता है, अरे अब उसकी इतनी भी बुराई मत करो, ली लुओ हमारे कंट्रीज में से 5 सिटी में से एक लुओलैंड सिटी के यंग लैंडलॉर्ड है। तो दूसरे लोग कह रहे होते हैं, हाँ उसके पेरेंट्स हमारे कंट्री के यंगेस्ट लैंडलॉर्ड है, उनका नेम काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि सिटी के बाहर भी डाजिया को कोई मेंशन भी नहीं करता। लेकिन 3 साल पहले ली लुओ के मॉम डैड नॉमिलिटी वार्ड से लापता हो गए हैं और लुओलैंड सिटी पहले जैसी नहीं रही है। और मैंने आज सुना कि ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये सिटी अलग हो जाएगा या नहीं, लेकिन ये लड़का उस पोजीशन को नहीं ले सकता, ये अभी भी काफी ज्यादा यंग है। तो दूसरी तरफ जान को ली के पास आता है और उससे कहता है, ले लुओ क्या तुम ठीक हो, और हाँ फेयर ना खेलने के लिए मुझे दोष मत देना। तो ये सुनते हुए ली हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ ठीक है, और ऐसा नहीं है कि तुमने कोई नियम तोड़े हैं। इसमें काफी ज्यादा मजा आया। तो ये सब देखते हुए सेकंड एकेडमी टीचर जूसान यू मनीमन कह रहे होते हैं, ले लो ये बच्चा बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन इंटेलिजेंट काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, यहाँ तक कि वो अपने मॉम डैड से भी आगे निकल सकता है। लेकिन पूरी तरह से शर्म की बात यह है कि ली का जन्म विदाउट मैनिफेस्टेशन से हुआ है और यह स्पेशली मैनिफेस्टेशन ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही बड़ी दिक्कत है। इसी के साथ में बताया जाता है, ह्यूमन कल्टीवेशन का मेन बेसिक तुम्हारे बॉडी के मैनिफेस्टेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन एनर्जी से हेवन और अर्थ से एनर्जी ऑब्जर्व होती है, जिसे मैनिफेस्टेशन पावर कहा जाता है। एक ह्यूमन की मैनिफेस्टेशन पावर के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन मेनली इन्हें 2 ग्रुप्स में सेपरेट कर दिया गया है, एलिमेंटल मैनिफेस्टेशन और प्राइमल मैनिफेस्टेशन। एलिमेंटल मैनिफेस्टेशन हेवन और अर्थ के बीच एम्यूंडेंट एलिमेंट्स को ऑब्जॉर्ब करती है, इसी वजह से इसे प्राइमल मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है। और लेजेंड बताते हैं कि कैसे वॉरियर्स ने प्राइमल बीस्ट की सोल ले ली और उस इंसानों के साथ मिला दिया। इस तरह प्राइमल मैनिफेस्टेशन का जन्म हुआ। लेकिन चाहे ये एलिमेंटल मैनिफेस्टेशन हो या फिर प्राइमल मैनिफेस्टेशन, दोनों की डिफरेंट स्टैंडर्ड रैंकिंग है। सबसे सरल से होके 9th स्टैंडर्ड तक जब कोई इंसान 10 साल तक पहुंच जाता है तो उसकी बॉडी नेचुरली कैविटी हो जाती है और इस कैविटी को मैनिफेस्टेशन हॉलो कहते हैं। और जब मैनिफेस्टेशन हॉलो अपीयर होता है तो तुम्हारी बॉडी की मैनिफेस्टेशन नेचुरली अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ली की प्रॉब्लम यहीं पर ही पैदा होती है, जबकि उसका मैनिफेस्टेशन हॉलो ओपन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी मैनिफेस्टेशन साइन अपीयर नहीं हुआ और इसीलिए उन्हें बिना किसी मैनिफेस्टेशन वाले कुछ और लोग में से एक के रूप में लेवल किया गया है। कई सारे ट्रेनिंग में से गुजरने के बाद अकेडमी के हायर अप्स एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं और ये प्रॉब्लम ली के बॉडी के साथ है। और इस कंक्लूजन को प्रेजेंट किए जाने के बाद पहली अकेडमी के मैनिफेस्टेशन मास्टर ने तुरंत ली को दूसरे अकेडमी में ट्रांसफर कर दिया था। जोशान यू ने एक गहरी आह भरी। शुरू से ही झाओ क्यू का कभी भी ली लियो से कोई भी मैच नहीं था, लेकिन ली लियो पहले से ही ऑर्डर से रिस्ट्रेंट किया गया है और अगर ऐसे चलता रहा तो सैन जुआन जिंग हाई क्लास अकेडमी शायद ली लियो के पहुंच से बाहर हो सकती है। सबसे पहले कल्टीवेटर्स की बॉडी में बस एक ही मैनिफेस्टेशन हॉलो ओपन होता है, लेकिन बाद में अगर उसने
उसने लैंडलॉर्ड पोजीशन की ओर कदम रखा तो सेकंड मैनिफेस्टेशन हॉलो भी ओपन हो जाएगा, और जब थर्ड मैनिफेस्टेशन हॉलो ओपन हो जाता है तो वो किंग की पोजीशन को पा सकता है। लेकिन वो लोग जो कि ढाजिया में लैंडलॉर्ड की पोजीशन में खड़े होते हैं किंग की पोजीशन हासिल करने के लिए, जिसकी वजह से ली की कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, ली के बारे में भी एक खास बात है, भले ही वो अभी सिर्फ किंग की पोजीशन में है लेकिन उसकी बॉडी ने सिर्फ मैनिफेस्टेशन हॉलो को ही नहीं ओपन किया है बल्कि वो तीनों हॉलो भी ओपन हो चुके हैं। ली मन मन कह रहा होता है, लेकिन इसके बारे में हैरानी की बात यह है कि वो सभी तीनों खाली है, तो क्या ये खाली हॉलो से मेरा कोई फीचर बन सकता है या नहीं? ये कितनी ज्यादा बेकार की बात है। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी जाको से कह रहा होता है, लिन तुम इतनी चिंता क्यों है? अभी तक खाली हॉलो पर ध्यान नहीं दिया गया है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी जियोशन कह रहा होता है, हर कोई मेरी बात ध्यान से सुनो, अगले महीने से हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हाई क्लास एकेडमी में जाने का तुम्हारा ये फ्यूचर तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए तुम सभी को अपना बेस्ट ट्रेनिंग करना होगा। ये सुनते हुए दाओजुन ली से कह रहा होता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन आर्ट को कल्टीवेट करना है और वैसे भी आज मैं तुमसे टकरा गया हूँ। तुम पागल इंसान, अगर तुम्हारी मैनिफेस्टेशन आर्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती तो शायद मैं तुम्हारे हाथ में फंस गया होता और आज पिट गया होता, लेकिन मेरी किस्मत काफी अच्छी है। तो ली कह रहा था, ठीक है कल मिलते हैं, अब जाओ यहाँ से। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कहता है, जाओको ने पहले जाने का फैसला किया क्योंकि उसे चिंता है कि मेरी हार से मेरी फीलिंग को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगी, लेकिन इतने लंबे समय तक मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। इसी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी वो नानफेंग एकेडमी के वॉल ऑफ फ्लेम को देखता है। अब हम एक लेडी को देखते हैं, उसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। एंड ये जो लेडी है ये जियांग किंग एर है, द पियर ऑफ नानफेंग एकेडमी। उसके पास 9th स्टैंडर्ड लाइट मैनिफेस्टेशन और स्ट्रॉन्ग टैलेंट है जो कि काउंटलेस लोगों को अट्रैक्ट करती है। इसी के साथ एकेडमी में 2 साल के बाद वो अपनी एग्जाम को कंप्लीट करने से पहले ही तियानसो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ऑनर पाने के लिए 100 सालों में फर्स्ट पर्सन बन गई और करंटली वो डाजिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो कि देखते हुए ली वहाँ से जा रहा होता है। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग कानाफूसी कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये स्टूडेंट चाहे इसका कोई भी जेंडर क्यों ना हो, आखिर वो खुद को सोचता क्या है, आखिर वो इसे इग्नोर कैसे कर सकता है, क्या उसे इससे जलन हो रही है? लीलू हमेशा की तरह दिखने वाली चीजों को नजरअंदाज कर देता है। एक वुमेन जिसे नानफेंग एकेडमी के मेल और फीमेल दोनों ही गॉड के रूप में मानते हैं, वो न केवल एक डिसाइबल है जिसे ली के मॉम डैड ने तब से अपना लिया था जब वो छोटी थी, बल्कि वो ली के साथ उसकी शादी भी कराना चाहते थे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जियांग क्विंग उसकी फियांसी है। हम कुछ साल पहले देखते हैं ली ने जियांग को पहली बार देखा था जब वो 3 साल का था। उस समय उसके पेरेंट्स एक लॉन्ग ट्रिप पे गए थे और आधे समय वो 5 साल के जियांग को लेके आए थे और बाद में उन्होंने जियांग को डिसेबल बना लिया और जियांग तब से ही एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रही थी और वो सबसे बड़ी थी। और काफी सारे झगड़े के बाद उसने ली को काफी ज्यादा पीटा भी। और फिर जब जियांग 10 साल की थी तब उसके डैड ने काफी ज्यादा शराब पी लिया था और उसे कहा था कि अगर उसके एक ही बेटे होते तो वो काफी ज्यादा खुश होते। तो ये सुनते हुए अगले दिन जियांग किंग ली के लिए सगाई का समझौता लेके आई थी और उस समय उसके डैड को उसकी मॉम ने बहुत ही ज्यादा पीटा था जो घर से भागी हुई थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसे स्ट्रगल में घसीटा गया, जबकि वो ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम ने उसे काफी ज्यादा पीटा। जिसके बाद उसकी मॉम ने जियांग को सगाई से वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अब तक उसने बहुत कुछ झेल लिया था। उसने अपना पेशेंस खो दिया और सिर्फ चुपचाप अपने मॉम डैड के सामने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने भी हेल्पलेसली एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और उसे कभी ना लाने का फैसला किया। फिर कुछ साल पहले तक जियांग किंग फैंगनांग एकेडमी में थी क्योंकि उसके पास रेंट के पैसे नहीं थे और आखिर में उसने पब्लिकली उसके और ली के साथ एंगेजमेंट को डिस्क्लोज कर दिया और उस समय के इस इंसिडेंट ने काफी ज्यादा हंगामा मचा दिया और ये बात पूरी सिटी में फैल चुकी थी। हम वर्जिन में देखते हैं जहाँ पे ली कह रहा होता है, ये तो अच्छी बात है, अच्छा हुआ तब मैं उस समय एकेडमी में नहीं था, नहीं तो मुझे डर है कि मुझ पर हमला होने वाला था। तभी एक लेडी उसे कह रही होती है, ली लुओ तुम हर दिन यहाँ पे आते हो और इधर उधर घूमते हो, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि हर कोई तुम्हें जलन भरी निगाहों से देखता है? एंड ये जो लेडी होती है ये तियानशु डिस्ट्रिक्ट की 3 मेन फैमिली में से एक डीफा फैमिली की डीफा क्वीन होती है। वो उसे कह रही होती है, ली लुओ बताओ तुम सीनियर जियांग के साथ अपनी सगाई कब तोड़ोगे? तो वो कह रहा होता है, क्या तुम ये फिर से दोबारा पूछ रहे हो, तुम्हारा कोई और काम नहीं है क्या? तो वो उसे चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम जानते हो कि कितने ज्यादा टैलेंटेड नोबल्स सीनियर जियांग को एडमायर करते हैं? लो तुम्हें बस अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए। अगर तुम सीनियर जियांग के साथ ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ते हो तो ये तो काफी ज्यादा बेकार होगा, यहाँ तक कि नानफेंग एकेडमी के अंदर ही हमेशा लोग तुमसे झगड़ा करने के लिए आएंगे। तो वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, बताओ कौन मुझसे फाइट करना चाहता है? वो उसे कहती है, बेकुन बे फैमिली से, और हाँ तुम इसे अच्छी तरह से जानते होंगे, वो ये चाहते हैं कि तुम सीनियर जियांग के पास ना जाओ। इसके अलावा वो चाहता है कि तुम उससे बातचीत करने के लिए आपसे 2 दिन
बाद फेंग लू में उससे मिलने जाओ। रोज रोज जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो ये सुनते हुए ली उससे कहता है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, कुछ साल पहले वो लोग मेरे पीछे पीछे चलना काफी ज्यादा पसंद करते थे और वो हमेशा मुझे दावतों पर खाने के लिए बुलाते थे। तो क्या वो लोग मुझे खुश करने के लिए दावत पर बुलाना चाहते हैं? तो वो उससे कहती है, नहीं, बात वैसी नहीं रही है। तुम्हारी फैमिली की ऑथोरिटी काफी ज्यादा बड़ी है और लोग तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन अभी लूलैंड सिटी में तुम अपनी पावर खो चुके हो और तुम पर ध्यान देने से दूसरे लोगों को क्या फायदा होगा? तुम्हारे मॉम डैड की वजह से ही वो लोग तुम्हें देखते थे, तुम्हारी वजह से नहीं। लेकिन अब वो कोई भी नहीं है। तो ली उससे कहता है, तुम्हारे वर्ड्स ये सेंस बनाते हैं। और ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगता है। वो उससे कह रही होती, नहीं तुम दूर मत जाओ, तुमने तो ये बताया है नहीं कि तुम सीनियर जियांग के साथ एंगेजमेंट कब तोड़ोगे। क्या तुम इसका फायदा नहीं उठा सकते? तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? तभी ली आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सभी लोगों को देखते हुए कहता है, ये आज क्या हो रहा है? यहाँ पे सभी लोग क्यों खड़े हैं और ये लोग हिल क्यों नहीं रहे हैं? तभी डीफा वहाँ पे आती है और कह रही होती है, ये तो वही है। और हम देखते हैं कि जियांग वहाँ से जा रही होती है और उसकी गाड़ी सीढ़ियों के सामने रुक जाती है और वो उतरते हुए ली के सामने आती है, जो कि देखते हुए ली कह रहा होता है, मिस किंग एयर आप यहाँ पे कब आई? तो वो कह रही होती है, मैं आज नानफेंग सिटी में पहुंची और आज मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ और वैसे भी कल तुम्हारा बर्थडे है। इसके अलावा लूलैंड सिटी में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस भी है जिन पर हमें बात करनी है। तो ली कहता है, ठीक है चलो चलते हैं, मैं बस खड़ा था और ये पागल लड़की मुझे परेशान कर रही थी। जो कि सुनते हुए वो रुक जाती है और डीफा को देखते हुए कह रही होती है, तो क्या तुम डीफा क्वीन हो? ये सुनते हुए वो काफी खुश होती है और कहती है, सीनियर जियांग क्या मैं आपको अभी भी याद हूँ? तो वो से कहती है, हाँ, और मुझे आशा है कि फ्यूचर में तुम ली को परेशान नहीं करोगे और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाई सेन ज़ुआंगजिंग अकेडमी में है, मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ। और वो वहाँ से चले जाती है। ये सब देखते हुए वो कह रही होती है, सीनियर जियांग तो बहुत ही ज्यादा कूल है, मैं उन्हें काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियांग और ली दोनों ही एक जगह बैठ जाते हैं। जियांग उससे कह रही होती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कुछ साल पहले नानफेंग अकेडमी में जो कहा था उसकी वजह से तुम परेशान में फंस गए हो, तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। ली उससे कहता है, तुम्हारी माफी ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं लगती और हाँ, अगर तुम ईमानदार हो तो मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ने की इजाजत दो। वो उससे कहती है, तो क्या तुम इसे तोड़ना चाहते हो? लेकिन इस ड्रामा नोवेल में मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं। और क्या तुम परेशान हो कि तुम्हारी एंगेजमेंट तुम्हारी और भी बड़ी परेशानी बन जाएगी? तो ली कहता है, मुझे चिंता है कि मैं तुम्हें रोक लूंगा। अगर फ्यूचर में तुम किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो कि तुम्हें पसंद आ जाए तो क्या होगा? और ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये एंगेजमेंट कैसी हुई। और इस बात को लेके मेरी मॉम ने मेरी डैड को बहुत ही ज्यादा पीटा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बेहूदगी थी। मेरे डैड ही दोषी थे और मैं उनकी पिटाई से पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन मेन बात यह है कि ऐसा क्यों है कि हर बार मेरी मॉम मेरे डैड को पीटती थी तो वो मुझे भी पीटते थे। तो जियांग कहते हैं, मैं इसके बारे में नहीं सोचती, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट पहले से ही हो चुकी है और वैसे भी मैं किसी के लिए फीलिंग नहीं रखती। तो वो उसे कह रहा होता है, जियांग क्वीन मुझे पता है कि तुम मेरे मॉम डैड के लिए बहुत ही ज्यादा आभारी हो, लेकिन इस तरह से अपना ग्रेटिट्यूड शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिर तुम मुझे क्या समझते हो? क्या इस एंगेजमेंट के लिए मैंने एग्री किया था? तो वो उससे कह रही होती है, मैं माफी मांगना चाहती हूँ, ये सच है कि मैंने उस सिचुएशन में तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। तो ली कहता है, अगर ऐसा है तो इस एंगेजमेंट को तोड़ दो। वो उससे कहती है, हालांकि तुम शायद ये भी जानते होंगे कि हमारे फैमिली के नियम कैसे काम करते हैं। अगर दोनों साइड के बीच डिसएग्रीमेंट होता है तो हम दोनों फाइट करेंगे और आखिर में जो विजेता होगा वो ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा। ये सुनते हुए ली काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है, जियांग क्वीन अपने आप को और आगे मत बढ़ाओ, मैं सिर्फ एक शी येन पोजीशन का रूकी हूँ, आखिर मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो और आखिर मैं तुमसे कैसे फाइट करूंगा? तुम एक डीशा जनरल हो। इसी के साथ में बताया जाता है, ह्यूमन कल्टीवेशन में मैनिफेस्टेशन हॉलो ओपन होने के बाद शी येन पोजीशन फॉर्म स्टार्ट हो जाती है और इसे मास्टर करने के बाद यह यहाँ पर नहीं रुकता और ये पोजीशन बहुत ही मुश्किल से आर्ट्स में कदम रखती है। इस पोजीशन में मास्टर करने के बाद आगे 3 बिग पोजीशन आती है, जनरल, लॉर्ड और किंग। और जनरल पोजीशन को हाई और लो रैंक में स्प्लिट किया गया है। हायर रैंक तियान गैंग जनरल है तो दूसरी तरफ लोअर गैंग डीशा जनरल है और जियांग क्वीन अभी के लिए डीशा जनरल में है। वो उसे कह रहा होता है, मिस किंग हम कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है, जो कि आमतौर पर दूसरे मेल और फीमेल्स के कपल्स में होते हैं। और अगर कोई भी फीलिंग नहीं है तो फिर इस एंगेजमेंट का मतलब क्या है? जियांग उससे कहती है, तुम जो कह रहे हो उसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मुझे दूसरे लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मैं कम से कम तुम्हें बर्दाश्त तो कर ही सकती हूँ। तो वो कह रहा होता है, मिस किंग बहुत हो चुका है, ये एंगेजमेंट मेरे मॉम डैड की वजह से हुआ है। मेरा मानना यह है कि उनके लिए तुम्हारी फीलिंग मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मुझे तुम्हारी इस ग्रेटिट्यूड की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता और मैं जानता हूँ कि एंगेजमेंट को कैंसिल करना ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को और साथ ही मुझे एक दूसरा मौका दो, हम एक समझौता कर सकते हैं।
हैं जब तक कि मैं अपने पावर को फिर से पा नहीं लेता तुम लोथेन सिटी पर रूल करने के लिए मेरी मदद करोगे, और अगर तुम तब तक लॉसेस को मिनिमाइज करने में मैनेज कर सको जब तक कि मैं फिर से पूरी सिटी को कंट्रोल नहीं कर लेता, और जब ऐसा हो जाए फिर उसके बाद मैं इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दूंगा। तो बताओ ये प्लान कैसा है? ये सुनते हुए वो कह रही होती है, ली लो क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते हो? ले कहता है, मिस क्वीन ऐसा लगता है कि तुम अपने अट्रैक्टिवनेस और प्रोवेस को अंडरस्टिमेट कर रहे हो। हमारी उम्र के लोगों के अलावा तुम्हारा चार्मिंग अपील एक किलर है। अगर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट और हिपोक्रिटिकल होगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहती है, ली लो तो तुम्हारे पास तुम्हारे वर्ड से एक रास्ता है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ली उससे कहता है, अरे अरे शांत हो जाओ, हाथ उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस पर बातचीत करते हैं। वो उसे कहती है, जैसा कि तुमने कहा मैं ऐसे एक समझौता मान सकती हूँ, जब तुम लोलैंड सिटी पर अपना रूल फिर से वापस पा लोगे तब मैं इसे तुम्हें पूरी तरीके से सौंप दूंगी और फिर इस एंगेजमेंट को तोड़ दूंगी। और वैसे तुमने आज जो कहा उससे चीजों को एक नई रोशनी में देखने का मौका मिल गया, लेकिन फिर भी क्या तुम सच में समझौते को पूरा करना चाहते हो? वो एंगेजमेंट लेटर जैसे तुम मुझे वापस दे दोगे, मुझे डर है कि इस बचे हुए लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे पास कोई और उम्मीद नहीं होगी। तो वो उसके पास आते हुए कह रहा होता है, जियांग ये एंगेजमेंट की लेटर मैं सच में बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद ही उस एंगेजमेंट पेपर को मुझे दे दो। तो वो उससे काफी गुस्सा होते हुए कह रही होती, बैठ जाओ, तुम्हारी एबिलिटी ज्यादा नहीं है लेकिन तुम्हारी जीप बहुत ही ज्यादा चलती है, लेकिन अगर तुम सच में इसे आजमाना चाहते हो तो मुझे तुम्हें एक मौका देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं सेंजुआन जिन एकेडमी में तुम्हारा इंतजार करूंगी और ये तुम्हारा पहला कदम है, लेकिन तुम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम बस ये प्रेटेंड करोगे कि आज जो कुछ भी हुआ तुम इसे भूल जाओगे। तो ली उससे कहता है, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। फिर हमें बताया जाता है डाजिया के माइटी कंट्री के सभी फोर्स में दो स्पेशल फोर्स है जो कि कम्प्लीटली न्यूट्रल है। वो काफी ज्यादा पावरफुल है, कोई भी उन्हें भड़काने की कोशिश नहीं करता। पहला सेंजुआन जिन एकेडमी और दूसरा गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी है जो कि बिजनेस करता है, और जो पावर गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी होल्ड करता है वो डाजिया के दूसरे फोर्स से कई ज्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ये देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, ये इस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही ब्रांच है और ये पहले से ही एक एटमॉस्फेयर को होल्ड करता है। इसी के साथ ड्रैगन गोल्ड ट्रेजरी के पास जो फाइनेंशियल पावर है इसके बारे में इमेजिन करना ये काफी ज्यादा हार्ड है, यहाँ तक कि लोलैंड सिटी भी इससे छोटा लगता है। और इसी के साथ दोनों ही गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी में एंटर करते हैं, जहाँ तियांशु डिस्ट्रिक्ट के गोल्डन ड्रैगन ट्रेजरी ब्रांच के मैनेजर लियू उन्हें स्वागत करते हैं और कह रहे होते तो ये लोलैंड सिटी के यंग लॉर्ड और मिस जियांग हैं जो कि आज यहाँ पे आए हैं। ये तो गर्व की बात है कि आप यहाँ पे आए हैं। तो ये सुनते हुए जियांग उससे कह रही होती है, ली ये मैनेजर लियू है और मैनेजर लियू हमें उस सामान तक ले जाएंगे। इसी के साथ वो उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं। वे तीनों हैवी लॉक डोर से गुजरते हैं और आखिर में वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे मैनेजर लियू कह रहे होते हैं, मेरे दो मेहमान ये वो चीज है जो उस दिन दोनों गॉड्स अपने पीछे छोड़ गए थे और इसे ओपन करने वाले की यंग लॉर्ड की फ्रेश ब्लड है। तो ये देखते हुए ली मनीमन कह रहा होता है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन गहराई से ऐसा लगता है कि मानो ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं इस पर उंगली नहीं उठा सकता लेकिन ये मेरा फ्यूचर बदल सकती है। और ली अपने हाथ को काटते हुए वो खून उसके ऊपर डालता है जिससे कि वो जो चीज होती है वो खुलने लगती है और अंदर से एक बॉल बाहर आता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जियांग ये देखते हुए कह रही होती है, अभी से अपने पास रखो, मास्टर और मिसेस ने कहा था कि तुम इसे बस अपने 17th बर्थडे पर खोल सकते हो। तो ये सुनते हुए ली बिल्कुल शांत होता है। वो उससे कह रही होती, क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तो ली कह रहा होता है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी नए पत्ते में बदल रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता, बस तुम रुको, मैं जरूर उस एंगेजमेंट स्लीप को वापस ले लूंगा और तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। तो जियांग उससे कह रही होती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इंसानों जैसे बिहेव नहीं कर सकते? ये कहते वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने एक लेडी आती है। मैनेजर लियू कह रहे होते हैं, मेरे दो मेहमान, ये मेरी भतीजी लू चिंग एर है, वो भी प्रेजेंट में नानफेंग एकेडमी में पढ़ रही है और इसी के साथ वो मिस जियांग को काफी ज्यादा पसंद करती है और वो आपसे मिलना चाहती थी। मुझे आशा है कि मिस जियांग को उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी चिंग आगे आते हुए कह रही होती है, सीनियर जियांग को देखते हुए मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। उसकी बातें सुनते हुए जियांग उससे कह रही होती है, अगर तुम नानफेंग एकेडमी में पढ़ते हो तो तुम तो ली को भी जानते होंगे। हाँ, ली लू ने मुझे पहले मैनिफेस्टेशन आर्ट्स को सिखाया था, मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। बात बस इतनी है कि पिछले 2 सालों में ऐसा लगता है कि वह मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलना
मिलना चाहते। तो ये देखते हुए ली कह रहा होता है नहीं नहीं इस तरह की बातें मत कहो, ये सिर्फ इतना है कि हम दोनों अलग अलग स्कूल में हैं और हमें एक दूसरे को देखने का मौका ही नहीं मिलता। वो मनी मन कह रहा होता है पिछली बार तुमने मुझसे इसलिए मदद मांगी थी क्योंकि मैं स्कूल में टॉपर था, लेकिन अब तुम ही टॉपर हो और मैं अभी यंग स्पिरिटेड बॉय हूँ, तो इसलिए मैं अपना चेहरा खोना नहीं चाहता। तभी लूचिंग कह रही होती जियांग प्लीज मुझे फॉलो करिए, और ये कहते वो उसके साथ आगे बढ़ने लगती है और वहाँ से सभी बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पे मैनेजर ल्यू कह रहे होते हैं वैसे में जियांग मैंने सुना है कि लैंडलो सिटी अगले 2 दिनों तक काफी जिंदा रहेगी, वैसे ये काफी शर्म की बात है, तो अगर फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ ली और जियांग दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर ल्यू लूचिंग से कह रहा होता है वैसे तुम क्या कह रहे थे, क्या ली लियो के लिए तुम्हारा कोई भी इंटेंशन नहीं है? तो वो से कह रही होती है हाँ मुझे बस इसके लिए खेद है, और हाँ उसने सच में मुझे मैनिफेस्टेशन आर्ट्स को सिखाया था, और पास्ट में अगर उसके पास खाली हॉलोस ना होते तो शायद नानफेंग एकेडमी में वो मेरा सबसे बड़ा राइवल होता। सीन चेंज होता है, हम लुओलैंड सिटी मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे जियांग कह रही होती है पुराने समय के कंपैरिजन में यह जगह सचमुच काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। तो ये सुनते हुए लियो से कह रहा होता है लुओलैंड सिटी का हेडक्वार्टर बहुत पहले वांग टाउन में ट्रांसफर कर दिया गया था और ये सिर्फ एक मेंशन है, तो जरूर ये ऐसी ही जगह होगी। और वो लोग वहाँ पे एंटर करते हैं, तभी उनके सामने अंकल लू आते हैं और ये अंकल लू हवेली की देखभाल करते हैं। वो कह रहे होते तो आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे आ ही गए हो, और वैसे हाँ मैंने काफी समय से जियांग को नहीं देखा है। तो जियांग आगे बढ़ते हुए कह रही होती है अंकल लू ये काफी समय हो गया है। इसी के साथ वहाँ पे और एक लेडी होती है, जियांग कह रही होती है ली लुओ ये मिस वेई है, ये वांग टाउन में मेरी हेल्पर है, वो लुलियन सिटी में कई चीजों की देखभाल करने में मेरी मदद करती है। तभी मिस वेई ली से कह रहा होता है यंग लैंडलॉर्ड आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, जो कि सुनते हुए ली कह रहा होता है तुम्हारी मेहनत के लिए थैंक यू, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। जियांग आगे बढ़ते हुए कह रही होती फ्यूचर के पीरियड टाइम में मिस कैई वेई नानफेंग सिटी में रहेगी और तियानशु डिस्ट्रिक्ट में लुओलैंड सिटी की बिजनेस में देखभाल करने के लिए मदद करेगी और ये तुम्हें सब कुछ बता देगी। तो ये देखते हुए ले कह रहा होता है मिस जियांग ने अचानक तियानशु डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करने के लिए ऐसे कैपेबल पर्सन को क्यों साइन किया, आखिर कुछ हुआ है क्या? तो वो से कह रही होती है नानफेंग सिटी में रहने के बावजूद भी तुमने लुओलैंड सिटी के राइट्स के बारे में कुछ खबर तो जरूर सुनी होगी, और मैं तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे चिंता थी कि तुम्हें इसका काफी ज्यादा इफेक्ट होगा। तुम्हारे पेरेंट्स के गायब होने की वजह से लुओलैंड सिटी पहले जैसा पीसफुल नहीं रहा और दाजिया सिटी में ओनली लैंडलॉर्ड्स सिटीज बना सकते हैं। दाजिया में आज तक सबसे बड़े 5 सिटी है और उनमें से एक लुओलैंड भी है। इन 5 में लुओलैंड सिटी वो था जो कि सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि उस समय तुम्हारे मॉम डैड दोनों ही लैंडलॉर्ड के पोजीशन पे थे। लेकिन इससे गहरी चीजों के बारे में भी बहुत कुछ सामने आई है। लुओलैंड सिटी दूसरे 4 सिटी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, लेकिन ली ताइजुन लॉर्ड तेन ताई के टैलेंट और एबिलिटी के साथ वो सिटी के बीच पावर के डिफरेंस को कम करने के लिए काफी थे। लेकिन ये शर्म की बात है कि वो अचानक गायब हो चुके हैं और इस सिटी के 2 पिलर्स गायब होने की वजह से लुओलैंड सिटी की पावर कम हो चुकी है। और पिछले 2 सालों से कुछ पावर्स ऐसी रही है जिन्होंने लुओलैंड सिटी पर पहले से ही अपने नजर जमा लिया है और स्लाई प्रेडिटर्स के खिलाफ जियांग किंग है जो कि टेम्परली लुओलैंड सिटी पर कब्जा कर रहा है, मतलब कर रही है, उसने तुरंत सारे बिजनेस को खुद ही छोड़ दिया और सभी क्यों से दूर हो गई। हम देखते हैं जियांग कह रही होती है पिछले 2 सालों में लुओलैंड सिटी की पावर कम होने के बावजूद भी पूरी सिचुएशन में काफी सुधार हुआ है और फिलहाल बाहरी लोगों का प्रेशर काफी ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम लुओलैंड सिटी के अंदर से आई है। ले कह रहा होता है ये वही मास्टर पेई हुई है ना? तो ये सुनते हुए मिस वेई कह रही होती है यंग लॉर्ड आपको ये कैसे पता? वो दोनों ही हैरान होते हैं। ली कह रहा होता है अगर लुओलैंड सिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिरांग के खिलाफ जा सकते हैं तो मुझे डर है कि ये वही ऑफिशियल डिसाइपल है जिसे मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया था। पे हाउ वो अपनी यूथ में सड़कों पर घूमता था। ली लुओ के मॉम डैड उन्हें उस पर दया आई और वे उसे लुओलैंड सिटी में लेके आए। सिटी में एंटर करने के बाद उसने अपना काम पूरी लगन से निभाया और आखिर में ली लुओ के मॉम डैड ने उन्हें अपने ऑफिशियल डिसेबल के रूप में एक्सेप्ट किया और इस ऑफिशियल आइडेंटिटी को पाने के बाद सिटी में पे हाउ की सिचुएशन धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब मेरे मॉम डैड लापता हो गए तो सिटी में उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया। जियांग उसे कह रही होती पिछले कुछ सालों में पे हाउ ने लुओलैंड सिटी के लिए कई सारे प्लान बनाए और अपनी मन के मुताबिक कई सारे काम किए। लुओलैंड सिटी में उसकी रेपुटेशन कम नहीं है, आधे से ज्यादा प्रीस्ट उसके करीबी है और इसके बहुत सारे बुरे इफेक्ट भी है। सच में अगर वो लुओलैंड सिटी में कंट्रीब्यूशन देना चाहता तो मैं भी सब सहन कर सकती थी, लेकिन मास्टर और मिस्टर के ऑर्डर की वजह से नहीं होता तो शायद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे तो उसका चेहरा देखने का भी मन नहीं करता। ये सुनते हुए ली कह रहा होता है आपने तो काफी ज्यादा मेहनत की है। जियांग कह रही होती है ये कहने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट हुई है तो लुओलैंड सिटी में मेरा भी एक पार्ट है। ये सुनते हुए ली काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कहता है ये कितना ज्यादा बुरा है। जियांग कहती है जब से मास्टर
और मिस्ट्रेस गायब हुई है। ये सिटी अच्छे से नहीं चल रहा है, इसके बावजूद मैं उन्हें शांत करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लूलैंड सिटी में विजन उतनी साफ नहीं है और पेया इस अपॉर्चुनिटी का यूज लोगों के दिल पर राज करने के लिए कर रहा है। मुझे कई जगहों से रोका जा रहा है। इससे पहले मैंने इसकी जांच की, उस पर शक होने के बाद शायद अंधेरे में और भी ताकतें उसकी मदद कर रही है। तो ये सुनते हुए कह रहा होता है वो कमीना, आखिर वो ये सब कैसे कर सकता है। जियांग कह रही होती है पेयाओ मेरे साथ बातचीत करने के लिए नानफेंग सिटी में लोगों को इकट्ठा करेगा, लेकिन इस बात की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वहाँ कोई डिसएग्रीमेंट होगी और मुझे डर है कि डिसएग्रीमेंट का सबसे बुरा रिजल्ट लूलैंड सिटी को तुरंत बांट देगा और लूलैंड सिटी की प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ये काफी ज्यादा बुरा होगा। ले क्या रहा होता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। तो जियांग कहती है चिंता मत करो, भले ही लुओ सिटी ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब ये तुम्हें दे दिया जाएगा तब मैं काफी अच्छा महसूस करूंगी। और ये कहते वो वहाँ से चले जाती है। ले मनीमन कह रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूलैंड सिटी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये अभी भी एक मैटेरियल ऑब्जेक्ट है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तुम खुद हो, वही सभी चीजों का बेस है। और अगर एक दिन मैं किंग के पोजीशन पे आ जाऊं तो सारी की सारी प्रॉब्लम मेरे ब्लेड से दूर हो जाएगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसी के साथ वो अपने घर में चले जाता है और इस बॉल को ओपन करने की कोशिश करता है। वो कह रहा होता है मॉम डैड आखिर आप दोनों ने मेरे लिए इस दुनिया में क्या छोड़ा और ये चीज क्या है, आखिर मैं इसे कैसे ओपन करूँ। तभी अचानक वो चीज ओपन होती है और उसे एक होलोग्राम बाहर निकलता है जहाँ पे उसके मॉम डैड होते हैं। उसके डैड ली ताई जुआन उससे कह रहे होते हैं तो लिटिल लुओ जब तुम हमारा होलोग्राफ देख रहे होंगे तो शायद तब तक तुम 17 साल के हो चुके होंगे और तब तक हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तो उसकी मॉम जो कि जान ताई लैंग होती है वो कह रही होती है ली अब शायद तुम और भी ज्यादा सुंदर हो गए होंगे, वैसे क्या अकेडमी की कोई भी लेडी तुम्हारा पीछा कर रही है। तो ये सुनते हुए ली के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कह रहा होता है हाँ आपका बेटा अभी सुंदर होने के अलावा बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो वो लोग मेरा पीछा कैसे करेंगे। तो उसके डैड कहते हैं लुओ अभी अपने आप की बुराई मत करो, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम पूरी तरीके से बेकार हो। उसकी मॉम कहती है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा हॉलो खाली है। उसके डैड कह रहे होते हैं इतने ज्यादा हैरान मत हो, एक्चुअली तुम्हारी बॉडी और उसके खाली हॉलो की सिचुएशन तुम्हारे मैनिफेस्टेशन हॉलो अपीयर होने से पहले ही थी। हमने पहले ही स्पेशल मेथड के जरिए इसका पता लगा लिया था, यहाँ तक कि हमें ये भी पता है कि तुम्हारे पास 3 मैनिफेस्टेशन हॉलोज हैं। तो ये सुनते हुए ली काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनीमन कहता है तो मॉम डैड को मेरी हालत के बारे में मुझसे पहले पता चल गया था, लेकिन फिर वो गायब हो गए हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कह रहा होता है आखिर अभी आप लोग कहाँ पे है। तो उसके डैड कहते हैं लुओ सबसे पहले मुझे तुम्हें बताना होगा बिना मैनिफेस्टेशन के पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बेकार हो, इसके अलावा इसका सीधा मतलब यह है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें तो इसके बारे में खुशी महसूस करनी चाहिए। तो ली कह रहा होता है फादर मुझे कंफर्ट करने के लिए ऐसी बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके डैड कहते हैं तुम पहले से ही खाली हॉलोस के साथ पैदा हुए थे, अर्थ और हेवन से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करना और कल्टीवेट करना तुम पहले से ये सब नहीं कर सकते। ये सच में एक प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारे ओरिजिन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। इसकी मॉम कह रही होती है अगर ये हॉलो खाली है तो इसे बस भरने का एक तरीका ढूंढो। तो ये सुनते हुए ली मनीमन कह रहा होता है मैनिफेस्टेशन नेचुरली दी जाती है, लेकिन इसे आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है। मैंने इसे कभी नहीं सुना, मैंने पहले भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की है और बिना किसी एक्सेप्शन के मैं फेल रहा। तभी उसकी मॉम कह रही होती है नॉर्मल प्रोसीड्यूर्स के अकॉर्डिंग ये चीज पॉसिबल है, लेकिन जब से हमें खाली हॉलोस के साथ पैदा होने की तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता चला, हम तब से इसके तरीका ढूंढ रहे हैं और काफी सालों तक स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार हमें एक रास्ता मिल गया। ये सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। उसके डैड कह रहे होते हैं हमने किताबों के जरिए खोज की और एशियन स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट किया और आखिरकार हमें एक रास्ता मिला और इस स्पेशल आर्ट को नो मैनिफेस्टेशन गॉडली कल्टीवेशन कहा जाता है। लुओ तुम एक खाली हॉलो के साथ पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा होना बुरा नहीं है क्योंकि द ऑर्ड्स ऑफ नेचर बहुत ही ज्यादा रैंडम होता है, लेकिन आर्टिफिशियली अब तुम ऐसा कर सकते हो। यूजुअली नेचर में मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक ही एलिमेंट की होती है, लेकिन आर्टिफिशियली बनाई गई मैनिफेस्टेशन के 2 प्रॉपर्टी होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ये सुनते हुए ली काफी ज्यादा खुश होता है। वो मनीमन कहता है अगर मैं आग को प्राइमरी के रूप में चुनता हूँ और लाइटनिंग को सेकेंडरी के रूप में चुनता हूँ तो आग और लाइटनिंग सच में ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर बनेगी, ये तो काफी ज्यादा कूल है। अब इसके डैड खासते हुए कह रहे होते हैं लेकिन सब कुछ ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल है और आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन काफी ज्यादा है जहाँ शुरुआत के लिए ग्रेड 4 से ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। ये सुनते हुए कहता है तो ये एक लो ग्रेड है। जियांग किंग के ग्रेड 9 लाइट मैनिफेस्टेशन ये शायद बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये सुनते हुए उसकी मॉम कहती है बेशक ग्रेड थोड़ा कम होने के बावजूद भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जरूर आगे बढ़ने के लिए आर्टिफिशियल आर्ट्स का यूज कर सकते हो। ली मनीमन कह रहा होता है दरअसल इस धरती पर ऐसी कई चीजें हैं जिनका यूज मैनिफेस्टेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। द यूनिक लाइट स्पिरिचुअल वाटर मैनिफेस्टेशन
मैनिफेस्टेशन टेम्परेचर से बनता है, जो कि ग्रेड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आखिर में इससे बस 1 या 2 ग्रेड ही बढ़ाया जा सकता है। ली के डैड कह रहे होते हैं, ली लुओ क्या तुम चिंता कर रहे हो कि मैनिफेस्टेशन इनहेंस करने के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट का यूज करने से इसकी एक लिमिट बन जाएगी। तभी उसकी मॉम उसके डैड से कह रही होती है, अरे तुम ही कह दो इसे सब कुछ, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है ना। तो उसके डैड कह रहे होते हैं, अरे अरे इतना ज्यादा गुस्सा मत हो, तो ठीक है बाकी सब तुम ही बताओ। ये देखते हुए काफी ज्यादा परेशान होता है। वो मन ही मन कहता है, मॉम तो बिल्कुल जियांग जैसी है, ये पहले से हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसकी मॉम उससे कह रही होती है, लुओ मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट का यूज करने से सच में लिमिट हो सकती है, लेकिन तुम्हारा खाली हॉलोस इस कैटेगरीज में नहीं आता। तुम्हारे खाली हॉलो के कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, और खाली का मतलब है कि वह कुछ भी नहीं है, और इसका मतलब यह भी है कि इसमें सब कुछ समा सकता है। और इस वजह से मैं तुम्हें कह रही हूँ, एक खाली मैनिफेस्टेशन हॉलो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन हो सकती है। ये सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मन ही मन कहता है, क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? उसकी मॉम कहती है, लुओ आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन के लिए हमने पहले ही तुम्हारी लाइफ के एसेंस और स्पिरिट को ले लिया है, और हमने इसे पहले ही बना लिया है, और ये बस इस वाटर क्रिस्टल के स्फीयर में है। द नो मैनिफेस्टेशन गॉडली कल्टीवेशन आर्ट्स इसके अंदर ही है। ये सुनते विली काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, मॉम डैड इसके लिए थैंक यू। तो ठीक है, मैं पहले से इसके लिए तैयार हूँ, तो अपने बेटे को अच्छी लाइफ जीने दीजिए। तभी उसके डैड कह रहे होते हैं, और हाँ एक आखिरी बात जो कि हमें तुम्हें बतानी है, इस आर्टिफैक्ट मैनिफेस्टेशन को अपने बॉडी में इंसर्ट करना और एसिमुलेट करना उतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। जब ये आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन डाला जाता है तो ये तुम्हारी लाइफ एसेंस की एक बड़ी मात्रा को अब्सॉर्ब कर लेगा, और हम क्यों चाहते थे कि तुम इसे तभी खोलो जब तुम 17 साल के हो जाओ। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उम्र में ही तुम उस लाइफ एसेंस की लॉसेस को बहुत ही मुश्किल से झेल पाओगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मैनिफेस्टेशन इंसर्टेड होने के बाद तुम न सिर्फ अपनी लाइफ एसेंस को खो दोगे, बल्कि तुम अपने लाइफ स्पैन को भी खो दोगे। और जब तक 5 सालों में तुम लैंडलॉर्ड की पोजीशन हासिल नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें अपनी लाइफ के लेवल को इवॉल्व करते जाना है। और अगर ये 5 सालों के अंदर नहीं हुआ तो तुम्हारा लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा और तुम मरे जाओगे। तो ली तुम्हारे पास 2 चॉइस है, क्या तुम इस वर्जन में ऐसे ही रहना और अमीर बन के रहना चाहते हो, या फिर आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को शामिल करके हेवन के खिलाफ अपने लाइफ के लिए लड़ना और एंडलेस खतरों के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो। बताओ, क्या तुम खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो? अगर तुम फॉर्मर चुनते हो तो तुम्हें बस वाटर क्रिस्टल को क्लोज करने की जरूरत है, अंदर से सब कुछ तभी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम दूसरा चुनते हो तो अपने हथेली को उस गोले तक पहुंचाओ। तुम क्या चुनते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी चॉइस कैसी भी रहेगी, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ले क्या रहा होता है, एक कमजोर कमीना बनने के लिए या फिर एक छोटा लाइफ चुनना, मुझे दोनों में से एक चुनना होगा। वो मन ही मन कहता है, 5 साल के अंदर लैंडलॉर्ड बनना, तो 5 साल के बाद मैं 20 साल का हो जाऊंगा। तो डाजिया की पूरी हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई इतनी कम उम्र में लैंडलॉर्ड बना हुआ होगा। एल्नो सिटी के साथ जिसे मॉम डैड ने पीछे छोड़ दिया है, एक अमीर और एक वेल्थी इंसान बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन वाला रास्ता चुनता हूँ तो मुझे हर सेकंड हर मिनट के लिए लड़ना होगा। अपनी एबिलिटी की हर एक गुण को खत्म करने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा, और जीने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे अपने फेट के खिलाफ लड़ना होगा। आखिर मैं दोनों के बीच किसे चुनूं? आमतौर पर जियांग के बराबर पहुंचने के लिए हेवन तक जाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी आशा मिली है, तो क्या मैं इस होप को छोड़ना चाहता हूँ? नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो कहता है, मॉम डैड सच में मेरी हमेशा से ही ये एम्बिशन थी, भले ही मेरी ये एम्बिशन थोड़ी रेडिकुलस हो सकती है। मैं न बस जियांग को पकड़ना चाहता हूँ बल्कि उससे आगे निकलना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ ये भी नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप दोनों से भी आगे निकल जाओ। चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। 5 साल में मैं लैंडलॉर्ड की सिचुएशन तक पहुँच जाऊंगा। मैं लीलुओ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और ये कहते वो उस ऑर्ब को छूता है, इससे एक रोशनी जो चमकने लगती है। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है। इसके अंदर से एक चीज बाहर निकलती है। वो मन ही मन कह रहा होता है, ये वो चीज है जो कि मेरी किस्मत बदल सकती है। वो आर्टिफैक्ट मैनिफेस्टेशन जिसे बनाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान लगा दी। नो मैनिफेस्टेशन गॉडली कल्टीवेशन आर्ट्स। तब इसके डैड कह रहे होते हैं, लो ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पसंद बना ली है। तुम्हारे डैड के रूप में तुम्हारी ये पसंद मुझे काफी ज्यादा दुखी करती है, लेकिन एक मैन के नजरिए से मैं काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा खतरों से भरा होगा, लेकिन तुम ली ताइजुआन के बेटे हो, तो तुम कैसे डर सकते हो? उसकी मॉम कह रही होती है, ली अगर तुमने ये चुनी लिया है तो फिर तुम्हारी मॉम इस आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन के बारे में तुम्हें बताएगी। ये प्राइमरली एक वाटर मैनिफेस्टेशन है और इसकी सेकेंडरी क्वालिटी लाइट है। उसके डैड कह रहे होते हैं, लो क्या तुम्हें लगता है कि वाटर मैनिफेस्टेशन कमजोर है? वाटर मैनिफेस्टेशन को कम मत आंकना। वाटर मैनिफेस्टेशन की डिस्ट्रक्टिव पावर कमजोर हो सकती है, लेकिन इसकी एक्सटेंसिव वेगोर दूसरे मैनिफेस्टेशन से कई ज्यादा है। ये सुनते विली कह रहा होता है, क्या ये एक वाटर मैनिफेस्टेशन है? वो कह रहे होते साथ ही वाटर
वाटर और लाइट का कॉम्बिनेशन, इसकी फाइनल रिजल्ट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी कई ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स इसके दो मेजर रीजन है कि हमने तुम्हारी पहली मैनिफेस्टेशन को वाटर और लाइट बनाया है। पहला रीजन यह है कि आर्टिफैक्ट मैनिफेस्टेशन इंसर्ट करने के बाद वाटर की पावर तुम्हारे घायल बॉडी को नर्चर करने में मदद करेगी। लेकिन कह रहा होता ठीक है, लेकिन दूसरे के बारे में क्या? उसके डैड कहते हैं दूसरी वजह यह है कि फ्यूचर में खुद की कल्टीवेशन में मदद करने के लिए हम चाहते हैं कि तुम मैनिफेस्टेशन टेम्परर बनो। उसकी मॉम कह रही होती है हाँ, दूसरी मैनिफेस्टेशन टेम्परर्स में बस वाटर मैनिफेस्टेशन या फिर लाइट मैनिफेस्टेशन होता है। सच कहूँ तो अगर तुम एक मैनिफेस्टेशन टेम्परर नहीं बनते तो ये काफी ज्यादा बेकार होगा। उसके डैड कहते हैं अगर तुम लूलैंड सिटी को बैंकरप्टी की तरफ ले जा रहे हो तो तुम्हें इसे ठीक करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर भी हो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि लुओ दूसरी और तीसरी मैनिफेस्टेशन और भी ज्यादा गहरी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उसकी मॉम कहती है हमारा सजेशन यह है कि तुम पहले मास्टर पोजीशन पर कदम रखो, फिर दूसरा कदम सेकंड मैनिफेस्टेशन पर रखो। तुम ये कर सकते हो। जहाँ तक तीसरा मैनिफेस्टेशन के लिए गॉडली कल्टीवेशन का सवाल है, हमने वांग टाउन में एक जेड स्लिप छोड़ा है और सारे की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। तो जब तुम देखो कि तुम्हारे पास इसके लिए टाइम है तो तुम इसे लेने के लिए वांग टाउन पर चले जाना। उसकी डैड कहते हैं हमें यकीन है कि तुम 5 साल के अंदर ये कर पाओगे। उसकी मॉम भी कह रही होती है हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए चिंता कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, तुमसे दोबारा मिलने से पहले हम किसी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। लो याद रखना, चाहे तुम हमारे लिए कितनी भी ज्यादा चिंतित क्यों ना हो, लैंडलॉर्ड पोजीशन में पहुंचने से पहले हमें ढूंढने के लिए नहीं आ सकते, तुम्हें ये करना होगा। तो ये सुनते हुए ली रो रहा होता है। वो मन ही मन कहता है मॉम डैड आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, थैंक यू इसके लिए। बस आप वेट करिए, फ्यूचर में जब हम मिलेंगे तब मैं ये शेयर करूंगा कि आप दोनों काफी ज्यादा हैरान होंगे और आपको प्राउड फील होगा। और आज के बाद से मैं भी एक मैनिफेस्टेशन वाला पर्सन बन जाऊंगा। इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी आंखें खुलती है। मिस हाई उसे बुला रही होती है और कहती है यंग लॉर्ड क्या आप ठीक है? ये सुनते हुए ली मनी मन कह रहा होता है ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है कि ये जियांग की हेल्पर है, लेकिन मेरे हाथों में और मेरे टांगों में ताकत क्यों नहीं है? अंदर से खांसते हुए कह रहा होता है मैं देर से उठा हूँ, क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो ये सुनते हुए वो मनी मन कहती है यंग लैंडलॉर्ड की आवाज इतनी कमजोर क्यों है? वो उससे कह रही होती है जियांग ये चाहते थे कि मैं आपको बताऊं कि लूलैंड सिटी में 9 कैबिनेट्स के प्रीस्ट आए हैं और जियांग ने आपको रेडी होने के लिए कहा है। ये कहते हैं वो वहाँ से चले जाती है। ये सुनते हुए मनी मन कह रहा होता है अभी इस सिचुएशन में मैं एक बच्चे से भी कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मैं लगभग एक मरते हुए बूढ़े आदमी की तरह हूँ। बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। उस आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन ने मेरे 17 साल के लाइफ एसेंस के बहुत ही बड़े हिस्से को छीन लिया है। ये कहते हुए वो उठता है और शीशे में देखता है, जो कि देखते हुए वो कहता है क्या मेरे ये बाल आखिर सिल्वर कलर के क्यों है? और हाँ मुझे याद आया, अब से मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 5 साल है। ये सच में एक इंसान को बहुत ही ज्यादा अजीब फील करवाता है, लेकिन हालांकि ऐसा लग रहा है कि मैं और भी ज्यादा सुंदर हो चुका हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई हाइड्रेटिंग पावर मेरी बॉडी को नर्चर कर रही है। ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल इंसर्टेड हो चुकी है और मेरी खाली हॉलो की प्रॉब्लम वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। ये खाली हॉलो जो कि एक समय में मेरे लिए काफी ज्यादा परेशानी लेकर आई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते ही वो अपने डोर को खोलता है और कहता है अब से ये मेरी नई लाइफ है। सीन चेंज होता है, हमें लूलैंड सिटी के हवेली का सीन दिखाया जाता है। एक बड़ी हॉल जहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं। टॉप पर 2 सीट है जहाँ पे सीट खाली है और दूसरी सीट पर जियांग बैठी हुई है। इसी के साथ पे हाओ और 3 प्रीस्ट जिन्हें उसने जीत लिया है वो दाहिनी ओर बैठे हैं और बाई ओर 4 प्रीस्ट बैठे हैं जो कि जियांग का साथ देते हैं। हम पे हाओ को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मिस हम तो आधे दिन से इंतजार कर रहे हैं, आखिर वो यंग लैंडलॉर्ड अभी तक आए क्यों नहीं? वह यंग लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन हर कोई लूलैंड सिटी के लिए हमेशा से ही कड़ी मेहनत कर रहा है। शुरुआत में जब मास्टर और मिस्ट्रेस यहाँ पे थे तो वो हमेशा से ही जल्दी आ जाते थे और इस तरह कभी भी लेट नहीं करते थे। तो इस समय ये पता चलता है कि यंग लैंडलॉर्ड इसमें कितना ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए जियांग कह रही होती है जब मास्टर और मिस्ट्रेस यहाँ पे थे तब की बात अलग थी और हमने तब आपको कभी ऐसा तो नहीं देखा। तो वो कह रहा होता है लिटिल मिस, इंसानों को आगे बढ़ते रहना चाहिए और अगर यंग लॉर्ड हमारे सामने नहीं आने वाले तो चलो इस पर बात शुरू करते हैं, क्योंकि यंग लॉर्ड की सिचुएशन सभी लोग जानते ही है। तो अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है तो चलो इसे तुरंत शुरू करते हैं। तभी वहाँ पे ले आते हुए कह रहा होता है पे हाओ ब्रदर काफी समय से तुम्हें नहीं देखा है, पुराने दिनों के कंपैरिजन में तुम बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग हो चुके हो। अगर मेरे मॉम डैड को पता होता कि ब्रदर इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो उन्हें सच में काफी ज्यादा प्राउड होता है ना। ये देखते हुए पे हाओ काफी ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी तरफ जियांग उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है। वो मनी मन कहती है कल के मुकाबले ठीक लग रहा है और अचानक उसके बाल सफेद क्यों हो गए हैं? ली कहता है बहुत साल हो गए हैं ब्रदर पे हाओ, हम दोनों के कंपैरिजन में डिफरेंट लोग नजर आते हैं। तो पे हाओ कह रहा होता है तुम्हें तो मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा है, तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो और वैसे तुम्हारी ये स्किन ये इतनी ज्यादा पीली क्यों लग रही है? तुम्हारे बाल भी सफेद हो गए हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे
पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो ये सब सुनते हुए जियांग कह रही होती है पेयाओ बस हो गया, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। तो पेयाओ हंसते हुए कह रहा होता है माफ करना, मेरा मुंह सच में बहुत ही ज्यादा फिसलता है, मुझे आशा है कि छोटी बहन इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करेगी। लेकिन कह रहा होता है एग्जीक्यूटिव पीआई तो तुम अपना असली रंग दिखा रहे हो, आखिर इसमें दोष क्या है। ये सुनते हुए पीआई हंसने लगता है और वो मन ही मन कहता है दरअसल लोलैंड सिटी अब पहले जैसा नहीं रह गया है, उन दोनों पहाड़ों के दबाव के बिना अब मैं लोलैंड सिटी के अंदर किसी से भी नहीं डरता, और अगर जियांग यहाँ पे नहीं होती तो शायद लोलैंड सिटी का पूरा कंट्रोल अभी मेरे हाथों में होता। जियांग कह रही होती है यंग लैंडलॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं, तो चलो हमें बैठक शुरू कर देनी चाहिए। और उनकी बातचीत थोड़ी सी बोरिंग लगती है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ बस बी हाउ धीरे धीरे इस सिटी को अपने कब्जे में लेना चाहता है और वो साजिश चलता है जिसके खिलाफ जियांग कदम उठाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ले कह रहा होता है एग्जीक्यूटिव पी हाउ आखिर तुम क्या चाहते हो। तो वो कह रहा होता है मेरी इच्छा यह है कि यंग लैंडलॉर्ड में जियांग के साथ अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे। जो कि सुनते हुए जियांग काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बहुत ही तेजी के साथ उस पर अटैक करती है। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और वैसे हाँ, अगर इस वीडियो में 24 घंटे के अंदर 30K व्यूज नहीं आए तो मैं इस सीरीज को छोड़ दूंगा। और वैसे हाँ, मुझे बोलने में काफी ज्यादा दिक्कत भी आ रही है क्योंकि मुझे लॉन्ग वर्ड बोलने में दिक्कत आती है। तो प्लीज यारो सपोर्ट दिखाओ अगर तुम सच में ये सीरीज चाहते हो, और अगर ये सीरीज अच्छा परफॉर्म करती है तो मैं रोज एक नया एपिसोड लेके आऊंगा। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इस वीडियो में 400 कमेंट कर दोगे, तो फटाफट जाओ कर दो। इसी के साथ लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।